मैं आज बैठकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पैर में आंध्र प्रदेश में चोट लग जाने के कारण खड़े होकर बोलने में कठिनाई हो रही है। इसलिए अपना घर है तो मैंने सोचा कि यहां पर हम बैठकर बोलें, चाहे जैसे भी बोलें, घर में किसी भी प्रकार से बोला जा सकता है। इसलिए बैठकर ही मैं आप लोगों के सामने अपना विचार व्यक्त करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु जी त्रिवेदी, सांसद बाप और श्रीमती सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी, श्री सत्येंद्र सिसोदिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र और आपके विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव, राजेंद्र तिवारी जी, श्री मनीष शुक्ला जी, श्री त्रिलोक अधिकारी, श्री दिलीप लोधी, श्री विवेक तोमर, राकेश मित्र, श्री भगत डांगर जी, श्री मोहसिन रजा और हमारे राज्यसभा के सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, जो मैं ये हुजूम अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब यह पक्का हो गया है कि यहां की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय हमको दिलाना है। यह संकल्प ले रखा है। मुझे कोई लंबा चौड़ा भाषण यहां नहीं करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आप सबके सामने विस्तार में लंबी बातचीत करेंगे। हमारा तो बराबर यहां के लोगों के साथ संवाद होता रहता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारा आपके साथ संवाद होता रहता है, सामूहिक रूप से भी आपके साथ हमारा संवाद होता रहता है। लेकिन आज मैं आपसे यह बताना चाहूंगा, जो 4 चरणों के चुनाव इस देश में हुए हैं, उससे यह बात निकल कर आ रही है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन विश्लेषकों का भी यह दावा है कि 400 से पार इस बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सफलता प्राप्त करने जा रही है। बहनों भाइयों, इस समय किसी प्रत्याशी की उतनी अहमियत नहीं है जितनी की अहमियत हम लोगों के लिए है कि देश का मस्तक दुनिया में कौन ऊंचा कर सकता है। पिछले 10 वर्षों का हमारी सरकार का जो इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो सहज रूप से इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किसी शख्स ने किया है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को वो सम्मान प्राप्त नहीं होता था जो होना चाहिए, भले ही हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास क्यों न हो। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, दुनिया लेती नहीं थी, मानकर चलती थी। भारत एक कमजोर भारत है, भारत एक गरीब भारत है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है मेरे बहनों भाइयों, और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। दुनिया में भारत अब एक कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह दुनिया में हमारा भारत एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। पहले यह लोगों की धारणा बनी हुई थी कि यदि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ छेड़छाड़ करेंगी तो भारत के पास वह कुवत नहीं है, भारत की वह हैसियत नहीं है को उनका मुकाबला कर सके। लेकिन आज मैं दावे के साथ देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, अब हमारा भारत बहनों भाइयों कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि दुनिया का यह ताकतवर देश बन चुका है।
हम दुनिया के किसी देश को कभी आंख दिखाते नहीं है, दुनिया के किसी देश को हम आंख दिखाते नहीं है, लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस समय भारत के अंदर है। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार को बराबर लोगों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। निराधार, कोई आधार उसके पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, हमारी ही सरकार है जिसने आरक्षण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंककर यह जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मेरा मानना है सार्थक राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जा सकती। सार्थक राजनीति यदि करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। इन लोगों ने अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। कहते हैं कि यदि मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर यदि विजय प्राप्त हो जाएगी, देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप सभी जानते हैं इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी सांसद का चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी, लाखों लाख की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया, कई सरकारों को भी उन्होंने भंग कर दिया। मैं खुद भी उसका एक शिकार हूं। मेरे बहने भाइयों, मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी। मुझे भी उठाकर 18 महीने तक जेल में रखा गया, यहां तक कि 2.5 महीने मुझे तन्हाई में भी रखा गया है। मेरी मां की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके दाह संस्कार में भाग लेने के लिए पेरोल तक जिस सरकार ने नहीं दिया, वह ऐसी तानाशाह सरकार की, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज वह कांग्रेस पार्टी हम लोगों को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। बहनों भाइयों, केवल आपको गुमराह करके यह आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और आज यदि मैं आप लोगों से वोट मांग रहा हूं, आज आप लोगों से यदि मैं वोट मांग रहा हूं, केवल इसलिए नहीं राजनाथ सिंह सांसद बन जाएंगे, ओपी श्रीवास्तव विधायक बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। वोट हम इसलिए मांग रहे हैं, हम देश को बनाना चाहते हैं, सारी दुनिया में हम भारत का मस्तक ऊंचा करना चाहते हैं। यह हमारी दिली ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपसे समर्थन चाहते हैं। अभी एक सज्जन जेल से छूट कर आए हैं, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट कर आए हैं। आपने देखा उनके जेल से छूट कर आने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं की महिला की सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और ये लोग देश चलाने का दावा करना चाहते हैं, तरह तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि मोदी जी चुन गए तो तानाशाह बन जाएंगे। बहने भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को धोखा दिया है। अन्ना हजारे साहब के साथ आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में शामिल थे। अन्ना हजारे साहब ने इनके आग्रह के बावजूद कहा कि किसी भी सूरत में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, नहीं तो हमारे आंदोलन की सुचिता पर स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अन्ना हजारे साहब की इन्होंने बात नहीं मानी। जो भी ख्याति अर्जित की है, इन्होंने अन्ना हजारे के कारण ख्याति अर्जित की है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी की है।
के बारे में तरह तरह की लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों कि जब भी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई है, लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने वाली यह राजनीतिक पार्टी है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, ये तो ने यह भी कह दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बातें किया करते हैं। बहनों भाइयों, हमारी सोच साफ है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। तीन साल पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैंने कहा था मैंने पीओके को कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पीओके के लोग स्वयं मांग करेंगे कि हम अपना विलय भारत में चाहते हैं। बहनों भाइयों, और आपने देखा होगा कि आज कमोवेश उस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर पैदा हो रही हैं। मैं तो आज इस मंच से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी कहना चाहूंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह देखे कि पाक अधिकृत कश्मीर में किस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। बहनों भाइयों, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था और है और रहेगा और भारत में शामिल होकर रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां तक क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, सांसद होने के नाते जितना बन पड़ा है, भाई एक मिनट शांत रहो बेटा, शांत रहो। इस क्षेत्र का विकास का जहां तक प्रश्न है, एक सांसद होने के नाते जितना भी मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा कि पहले भी जब 2014 का चुनाव लड़ रहा था, तब भी लखनऊ की जनता से हमने कोई वादा नहीं किया था। 2019 के चुनाव में भी लखनऊ की जनता से हमने वादा नहीं किया। बार बार लखनऊ की जनता को मैंने यही कहा था, आपका हमें स्नेह प्राप्त होना चाहिए, आपका हमें संबल प्राप्त होना चाहिए, आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। जितना बन सका है बहनों भाइयों करने की मैंने कोशिश की है। और आज मैं कह सकता हूं कि विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 सिटीज में हमारा यह लखनऊ आ चुका है। और जो कुछ भी विकास हुआ है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरा योगदान है, भरपूर सहयोग है। जब भी किसी भी प्रकार के सहयोग की बात हमने की होगी, योगी जी ने बराबर वह सहयोग किया है। और इनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश भी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश का बच्चा बच्चा यह महसूस कर रहा है। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे बदमाशों के हौसले पस्त हैं मेरे बहनों भाइयों। और किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, और उसको करने में योगी जी ने पूरी कामयाबी हासिल की है। और मैं समझता हूं इस सभा के द्वारा भी एक बार योगी जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए। कोई छोटा काम नहीं किया। विकास का जहां तक प्रश्न है, केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। यह पोटेंशियल है। और योगी जी ने भी यह संकल्प ले रखा है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम इसे बनाएंगे। बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन चाहिए। ओपी श्रीवास्तव
इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और बराबर सामाजिक क्षेत्र में इसके पहले भी वह काम करते रहे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप कुर्ता भी हमको पहनाइए, लेकिन पायजामा भी हमको पहनाइए। ऐसा ना हो कि केवल कुर्ते कुर्ते तक ही आपसे मित रह जाए। और आगे के विकास कार्यों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुकेश शर्मा ने बहुत ही विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी दे दी है। बस आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए आप सभी का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो हम सभी यहाँ पर बैठे हुए जनमानस का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के लोकप्रिय नेता, यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ पूर्वी से विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ओपी श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव पंचम चरण के चुनाव प्रचार अंतिम दौर की ओर जा रहा है। और बहनों भाइयों, आज लखनऊ की इस टेढ़ी पुलिया की महत्वपूर्ण सभा को संबोधन अभी आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने आपको दिया है। हम सब इस बात को जानते हैं, 4 चरणों की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और बहनों और भाइयों 3 चरण बाकी है। इनमें भी 5वां चरण, जिसमें लखनऊ वासियों को ही मतदान करना है। लखनऊ वासी इस बात को जानते हैं, पूरे देश के अंदर आम जनमानस पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है और इसीलिए उसके स्वर में गूंज रहा है, ये नारे गूंज रहे हैं, संकल्प वो गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार जब विपक्ष स्वाभाविक रूप से इन सभी नारों से सशंकित हो गया है, आतंकित है
कि इतने षड्यंत्र के बाद भी जनता के द्वारा ये नारे लगाए जा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार का और अब की बार 400 पार का, तो जनता जनार्दन ही उसका जवाब भी दे देती है। जनता जनार्दन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो ये संकल्प भारत की जनता जनार्दन का है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त मोदी जी ने करवाया है। रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी के लिए आज दुनिया के अंदर कहने के लिए है कि भारत अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में भी कोई गुरेज नहीं करता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, या विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी के इस व्यवस्थित कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, या फिर लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य को उसकी पौराणिक पहचान देने की बात हो, ये सभी कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं, हर व्यक्ति इस बात को कहता है, हमारा विरोधी भी इस बात को मानता है कि 10 वर्ष में भारत की कायाकल्प हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो, या फिर जनता की आवश्यकता के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए जो भी आज की आवश्यकता है, उस प्रकार के नए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जब भी ये गठबंधन बना है, एक खतरे की घंटी बनी है, एक खतरे की घंटी बजती है, एक खतरे का संकेत है। और खतरा इस बात का, याद करिए, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन्हीं के समय में संकट मोचन मंदिर पर भी आतंकी हमला हुआ था। ये लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर भी आतंकी हमला हुआ था, और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर भी आतंकी हमला हुआ था। बहनों और भाइयों, ये लोग अपने समय में इन्होंने जिन तुष्टीकरण की नीतियों को देश के अंदर लागू किया या प्रदेश के अंदर लागू किया, उसका दुष्परिणाम देश आज तक भुगत रहा है। लेकिन 10 वर्ष के अंदर आपने देखा है, इनके समय में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गरीब दम तोड़ता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी है, एम्स भी है, और साथ साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड प्रति परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। बहनों और भाइयों, गरीब के पास उसका पैसा जाना ही चाहिए, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और वह है जब जनधन अकाउंट, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट मोदी जी ने खुलवाए, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए,
और अब तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। जितने भी गरीब बचे हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उनको अगले 5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और लोक कल्याण के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों पर अत्याचार करने वाली, शोषण करने वाली, गरीबों के हक पर डकैती डालने वाली, राशन माफिया को, शराब माफिया को, भू माफिया को प्रश्रय देने वाली ये समाजवादी पार्टी की सरकार है। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने अपने समय में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे जिसको लोग बता सकें कि हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, शहरों के सुंदरीकरण के लिए, विरासत के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए कुछ किया हो। कुछ भी इनके पास कहने के लिए नहीं है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। यह मंच आया है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी आपके पास आए हैं। देश के अंदर भी विकास हुआ है और देश के अंदर मत जाइए, अगर आपको देखना है तो लखनऊ को आप देख लीजिए। लखनऊ स्मार्ट सिटी, लखनऊ के अंदर मेट्रो की सुविधा, लखनऊ का आज का एयरपोर्ट, लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर, लखनऊ की किसान पथ और लखनऊ के अंदर अटल आवासीय विद्यालय हो या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ हो या फिर सरदेव अटल जी की उन सभी संकल्पों को, उन सभी सपनों को साकार करने का कार्य जो कभी सपना था आज हकीकत बनकर के लखनऊ की पहचान बन रहे हैं। और अभी तो बहुत शीघ्र इस लखनऊ में 2 नए कार्य होने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदेव अटल जी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इसी लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, अगले 2 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। और दूसरा है आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही निर्देश पर लखनऊ में पर्यटन की अत्याधुनिक सुविधा से युक्त एक नाइट सफारी की स्थापना। बहनों और भाइयों, लखनऊ दुनिया की सुंदरतम नगरियों में स्मार्ट सिटी से लेकर के अब आगे की यात्रा बढ़ाए, इसके लिए लखनऊ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बात कहने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये अपने खतरनाक मंसूबों के साथ इस चुनाव में आया है। इनका घोषणा पत्र तो देख लो, क्या करते हैं ये। देश के खिलाफ षड्यंत्र, आम जनमानस के खिलाफ षड्यंत्र, विकास में बैरियर बन रहे हैं। और इनके पास न नौजवानों की योजना है, न महिलाओं के बारे में, न किसानों के बारे में, न व्यापारियों के बारे में। इनके समय में तो बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थी। इनके समय में विकास बाधित था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके घोषणा पत्र में राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? उसने कहा वेल्थ इमरजेंसी लगा करके। इमरजेंसी और कांग्रेस इनके डीएनए का पार्ट है, एक दूसरे के पूरक है। इसके लिए वे संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, आपकी संपत्ति का सर्वे, और संपत्ति का सर्वे करा करके फिर कहेंगे कि जो संपत्ति है, इस संपत्ति का, आपकी पैतृक संपत्ति का आधा भाग आपको सरकार को सौंपना होगा।
और इनके द्वारा उस संपत्ति को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों के हवाले करके उस संपत्ति का ये लोग बंदर बांट करने का कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कांग्रेस का घोषणा पत्र, इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र भारत के खिलाफ षड्यंत्र का एक दस्तावेज है। और इनकी घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि बहनों और भाइयों, इनके घोषणा पत्र में औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है और ये जजिया कर है औरंगजेब का, ये जजिया कर है। पसीना बहेगा आपके पूर्वजों का, आपके बाप दादों का, संपत्ति अर्जित करेंगे वे और उस पर अधिकार जताने के लिए आएंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडे। अरे जिसके लिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, हमने कहा अपराध मुक्त और गुंडा मुक्त यूपी बनाएंगे, ये लोग अपनी घोषणा पत्र में उनको प्रश्रय देते हैं। आप देखिए ना किस प्रकार की इनकी घोषणाएं हैं। और इसीलिए मैंने कहा, आज भी कहा, मैंने कहा देखो, समाजवादी पार्टी का मतलब, हम बरसात के समय में गांव में एक अफवाह हमेशा सुनते हैं, कभी लोग कहते हैं बाल नुचवा, कभी कहते हैं खून चुसवा गिरोह कोई आ गया है, बड़ा अफवाह चलता है, बड़ा अफवाह फैलता है बरसात के समय में। उसके लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज इनका घोषणा पत्र भी और इनके कारनामे भी ऐसे ही है, केवल अफवाह फैलाना और जनता के संपत्ति पर, उनकी प्रॉपर्टी पर इनकी नजरें जो लगी हैं, यह किसी खूनचुसवा से कम नहीं है। इसलिए सावधान रहना, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनने की संकल्पना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। और याद करना, लखनऊ वासियों के लिए गौरव का क्षण होगा जब भारत दुनिया की अगले 3 वर्ष के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। याद करना, उस समय लखनऊ वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए भी एक अद्भुत क्षण होगा। वह अद्भुत क्षण इसलिए भी होगा तब भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ खड़ा होगा। और बहनों और भाइयों, इसके साथ ही हमारे नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी अपने सार्वजनिक जीवन के 50 शानदार वर्ष पूरा करके एक मानक बना रहे होंगे कि हमने भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के साथ निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में सेवा का एक नया मानक तय करते हुए अपने लखनऊ को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक की सिटी के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया है। और बहनों और भाइयों, उसके लिए आज हम आए आपसे कहने के लिए कि अब बार जो लखनऊ की आवाज है, इस आवाज को आगे बढ़ाते हुए हमें 20 मई को होने वाले चुनाव में आप सभी माननीय रक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि इस बार लखनऊ विजय तो होना ही है, रिकॉर्ड बहुमत से विजय बनने की ओर अग्रसर होगा, रिकॉर्ड बनेगा, लखनऊ से रिकॉर्ड बनेगा। और लखनऊ पूर्वी के उपचुनाव में बहनों और भाइयों, ये सीट खाली हुई श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के अकस्मात मृत्यु से। बीमार थे, 3-4 वर्षों से बीमार थे, कई उपचार हुए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है 2014 में श्री आशुतोष टंडन जी के लिए मैं पहली सभा करने के लिए ही मुंशी पुलिया के पास आया था। और बहनों और भाइयों, आज वे हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, टंडन जी के परिवार ने, श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी ने COP श्रीवास्तव को अपना आशीर्वाद दे करके आप सबके बीच में लखनऊ पूर्वी की जनता जनार्दन की सेवा के लिए विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भी उतारा है। और मेरी आप सबसे अपील है
कि लखनऊ पूर्वी से सीओपी श्रीवास्तव को और लखनऊ संसदीय सीट पर माननीय राजनाथ सिंह जी की रिकॉर्ड बहुमत से विजयी बनाने के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुटना होगा। बहन और भाइयों, रिकॉर्ड तब बनेगा जब चुनाव के दिन 10 बजे तक 50% मतदान लखनऊ कर लेगा। सहमत हैं? कल और परसों 2 दिन का प्रचार का समय है आपके पास, घर घर जाने का। घर घर जाएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी से, वो यहाँ हुए जनमानस को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समापन की घोषणा करें। आदरणीय आनंद द्विवेदी।